मोदी सरकार की हिंदुत्व की राजनीति होने के बावजूद इस्लामिक देशों के साथ गहराते संबंध का क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक आर्थिक कॉरिडोर बनाने का समझौता पर हस्ताक्षर किया है। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान सोमवार को भी भारत में ही रहे और ये उनका राजकीय दौरा था। सऊदी अरब सहित खाड़ी के देशों से भारत के संबंध बीते 10 सालों में गहरे हुए हैं, या यूं कहें कि मोदी सरकार की विदेश नीति में खाड़ी देशों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल पूछा गया कि मोदी सरकार अपने हिंदुत्व की पहचान को लेकर मुखर हैं, इसके बावजूद वो सऊदी अरब, यूएई, मिस्र जैसे देशों जो कि पाकिस्तान के करीबी माने जाते हैं, उन्हें भारत अपने करीब लाने में बहुत हद तक सफल हो रहा है। ये कैसे हुआ? इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि मोदी सरकार जैसा है वैसा ही दिखता है, हमें अपनी धर्म संस्कृति पर गर्व है, ये बात हम दुनिया के सामने खुल करके रख सकते हैं। हम जैसा हैं वैसा ही दिखाते हैं और यही बात खाड़ी देशों में भारत के लिए सम्मान पैदा करती है। वो जो खुद हैं उन्हें उस पर गर्व है, तो वे जब मोदी के नेतृत्व में भारत को देखते हैं जिसे भारतीय होने पर गर्व है, तो वे इससे जुड़ा महसूस कर पाते हैं। अब सवाल यह है कि खाड़ी देश मोदी सरकार के अल्पसंख्यक हेट क्राइम घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं, जबकि तमाम मानवाधिकार संस्थाएं मोदी सरकार के अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इससे खाड़ी देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सवाल पर जेएनयू के प्रोफेसर, इंटरनेशनल स्टडीज के जानकार प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा बताते हैं कि भारत और मध्य पूर्व के रिश्ते या फिर मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर के देश में रिश्ते उनके आर्थिक क्षमता के आधार पर चलते हैं। सऊदी अरब का विजन 2030 जब आप देखेंगे तो उसमें यह बात है कि वो अब गैस और तेल पर निर्भर न रहकर अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहता है। रह गई बात मोदी सरकार की, तो सऊदी अरब, यूएई, कतर और को इससे फर्क नहीं पड़ता है और ना ही पड़ना चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं कि मुसलमानों को मोदी सरकार ने नीतिगत तौर पर अलग थलग कर रही है। कुछ छिटपुट घटनाएं हो रही है, उसे लेकर कोई भी देश क्यों प्रतिक्रिया देगा? इस तरह की घटनाएं खाड़ी देशों में भी होती है, जिसे लेकर असहज हुआ जा सकता है, लेकिन भारत भी उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है। मुझे लगता है कि ये आपसी समझ है कि वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी न करें। महापात्रा के मुताबिक भारत अरब के देशों के बीच रिश्ते सांस्कृतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक स्तर पर जुड़े हैं, लेकिन आर्थिक स्तर पर भारत उनके लिए महत्वपूर्ण देश है। ऐसा भी नहीं है कि सऊदी अरब, कुवैत, यूएई में भारत के आंतरिक मामलों को लेकर कभी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई हो। जब याद होगा आपको कि जब बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने नेशनल टीवी पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, तो उस समय खाड़ी के कई देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। इन देशों के विदेश मंत्रालयों से इसे लेकर बयान भी जारी किया गया। भारत ने भी इन आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। हाल ही के समय में ये पहली बार हुआ जब भारत के देशों ने भारत में जो हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन मोदी सरकार ने भी इस नाराजगी को नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करके दूर किया। सेंट्रल फॉर स्टडीज एंड इंटरनेशनल स्टडीज को दिए गए इंटरव्यू में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो सी राजा मोहन ने कहा था कि मध्य पूर्व में आधुनिक इस्लाम के चैंपियन देश भारत के सबसे अहम साझेदार है। धर्म इस रिश्ते में अहम भूमिका निभाता है। मध्य पूर्व के देशों को पता है कि दक्षिण एशिया में मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है।
यहाँ लगभग 60 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और सिर्फ भारत में ही 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं। भारत को ये भी पता है कि अगर खाड़ी देशों से संबंध गहरे रहे तो पाकिस्तान के मामलों में भी उसे कूटनीतिक बढ़त मिलेगी। साल 2015 में पहली बार भारतीय एयरफोर्स के अधिकारियों ने सऊदी अरब का दौरा किया एवं साल 2018 में यूएई और भारत के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया गया। नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के शाही परिवार की नजदीकी का उदाहरण तब मिला जब साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब्दुल अजीज जैश से नवाजा गया। जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी मानते हैं कि बीते एक दशक में दुनिया की राजनीतिक सैद्धांतिक न होकर के यथार्थवादी हुई है। वह कहते हैं कि सऊदी अरब यूएई जैसे देश अब व्यापार और जहां उन्हें बेहतर संभावनाएं दिखती है वहां जा रहे हैं। धर्म और सिद्धांत के आधार पर वैश्विक रिश्ते अब नहीं चलाए जा रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन के साथ भी अरब देश यही कर रहा है। वह वहां विगर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर भी मुस्लिम देश चुप है, क्योंकि सबको पता है कि चीन ग्लोबल ऑर्डर में कितना महत्व रखता है। यही बात भारत पर भी लागू होती है। सऊदी अरब को पता है कि आज अमेरिका में निवेश करने का उतना फायदा नहीं है जितना कि भारत में निवेश करने का है। यहाँ प्रति डॉलर रिटर्न वैल्यू काफी बेहतर है। अब साल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया था, लेकिन भारत और खाड़ी देशों के बीच रिश्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2017 में आया। साल 2017 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC ने पूर्ण अधिवेशन में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भाषण देने के लिए बुलाया था। इस कदम पर पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आपत्ति जताई और कहा कि अगर भारत इस अधिवेशन में आएगा तो वह इसमें शामिल नहीं होंगे। इस धमकी के बावजूद OIC ने अपने न्योता वापस नहीं लिया और हुआ ये कि इस अधिवेशन में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ, लेकिन भारत पहुंचा और सुषमा स्वराज ने अधिवेशन को संबोधित किया। अब इस मामले में स्वर्ण सिंह कहते हैं साल 1967 में जब OIC की स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन हुआ करता था। उस वक्त इस संगठन ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को अधिवेशन में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। उस वक्त पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो को इसमें शामिल होना था, लेकिन उन्होंने अधिवेशन में यह कहा कि अगर भारत इसमें भाषण देगा तो वे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। नतीजा यह हुआ कि फखरुद्दीन अली अहमद को अधिवेशन में बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ा। साल 2017 यानी उसके ठीक 50 साल बाद यह समीकरण पूरी तरह से बदल गया। OIC ने पाकिस्तान के जगह भारत को चुना। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। भारत एक और ग्रुप का हिस्सा है जिसे I2U2 नाम दिया गया है। इसमें इजराइल, UAE और अमेरिका, भारत शामिल है। खाड़ी देश और भारत के रिश्ते के जानकारों की माने तो तकनीक की दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देशों को पता है कि आने वाला समय तकनीक से चलेगा। अरब देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन अब ये देश चाहते हैं कि उनके लोग भी स्किल सीखे और भारत उसमें इनकी मदद करे। जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर थे तो पाकिस्तान इस कोशिश में था कि इस्लामाबाद भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो अरब देश पाकिस्तान के करीबी माने जाते थे आज वो भारत से बेहतर रिश्ते रखते हैं। जब जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाया गया तो पाकिस्तान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन इसके बावजूद अरब देशों ने चुप्पी साधे रखी
अश्वनी महापात्रा कहते हैं कि अरब देशों के लिए पाकिस्तान अब गले की हड्डी बनती जा रही है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान ऐसी जगह बन चुका है जहां निवेश करने पर कोई फायदा नहीं है। अफगानिस्तान के साथ भी उसके सीमा पर विवाद चल रहा है। ऐसे में अरब देश कब तक पाकिस्तान को आर्थिक मदद देते रहेंगे। आगे महापात्रा कहते हैं कि 10 साल पहले तक जब अरब देश भारत को बाइनरी में देखते थे, पाकिस्तान के साथ ही वे भारत का नाम लेते थे। उनकी भारत के लिए कोई अलग स्ट्रेटेजी नहीं थी, लेकिन आज भारत के साथ उनके रिश्ते भी हैं और उनके फायदे भी हैं, तो पाकिस्तान उनके लिए अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब अगला सवाल यह आता है कि क्या मोदी सरकार के समय ही खाड़ी देश भारत को इतना अहमियत दे रहे हैं, या मनमोहन सरकार के समय में भी भारत को तरजीह देते थे, या यूं कह लें कि मनमोहन सिंह के सरकार के समय भारत के साथ खाड़ी देशों का रिश्ता कैसा था। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव जीता तो यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद मोदी को टेलीफोन कॉल पर बधाई देने वाले पहले विश्व के नेताओं में से एक थे। इसके बाद साल 2016 में मोदी ने रियाद और सऊदी अरब का दौरा किया और इस दौरे ने भारत के इन देशों के साथ रिश्तों की सूरत बदल दी। इस दौरे के बाद तय हुआ कि भारत के बीच रिश्ता कच्चे तेल और गैस के खरीदार और विक्रेता तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरी रणनीति साझेदारी की जाएगी। बीते साल यूएई भारत आर्थिक साझेदारी समझौता पर पहल का हिस्सा है। इस बार G20 में भी भारत ने मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया, जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड का जवाब माना जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो मोदी सरकार ने जिस तेजी से खाड़ी देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए काम किया है, वैसा बीते 2 दशक में किसी सरकार ने नहीं किया। इस पर महापात्रा कहते हैं कि जब यूपीई की सरकार थी तो भारत के पास मध्य पूर्व के लिए कोई ठोस नीति नहीं थी। मनमोहन सरकार और अरब देशों को लेकर भारत के पुराने ढर्रे पर बनी हुई थी। एक वजह यह भी थी कि मनमोहन सरकार गठबंधन की सरकार थी और कई बार गठबंधन में विदेश नीति को लेकर बोल्ड कदम उठा पाना मुश्किल होता था, इसलिए कोई बहुत अहम कदम यूपीआई के सरकार ने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं ले पाए। लेकिन मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और ये एक बड़ा कारण है कि मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति को लेकर इतनी मुखर है। यहाँ लीडरशिप भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि सवर्ण सिंह इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि भारत और खाड़ी देशों के बीच रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि वाजपेयी सरकार के समय से ही शुरू हो चुकी थी। साल 2006 जनवरी में जब पहली बार सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज भारत के गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनकर नई दिल्ली आए, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एयरपोर्ट पहुंचे थे। ये पहली बार था कि जब कोई सऊदी किंग भारत के आधिकारिक दौरे पर आया हो। हालांकि इस दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। सवर्ण सिंह कहते हैं कि वाजपेयी सरकार ने अपने समय में भी मध्य पूर्व भारत के लिए नए अप्रोच की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो कई देशों भारत से नाराज हो गए। इसलिए भारत को अन्य देशों को मनाने और अपने साथ सहज करने में थोड़ा वक्त लग गया। सऊदी अरब के किंग को 2006 में राष्ट्रीय अतिथि बनाया तो आजाद भारत में यह पहली बार हुआ था। जब दो देशों के बीच रिश्ते स्थापित होते हैं तो उसके पहले रिश्तों की शुरुआत के लिए जमीन तैयार की जाती है। मनमोहन सिंह सरकार ने वो जमीन तैयार की और उस पर कूटनीति तेजी दिखाई मोदी सरकार ने। कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों के ज्यादातर देशों के लिए विकास और व्यापार मायने रखते हैं और भारत इस लिहाज से दुनिया के तमाम देशों की पसंदीदा लिस्ट में शुमार है।
जिसके कारण आज भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध गहरे होते जा रहे हैं। वैसे भी दुनिया के संबंध, आर्थिक मामलों का संबंध धार्मिक मामलों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटा जरूर दबा दें ताकि आने वाले खबर आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद।